नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 महीने में पूरे प्रैक्टिस में इतने साल में इसके पेशेंट हमें इतने नहीं देखने को मिले जितने ये 3-4 महीने में देखने को मिले, और ये बीमारी है मम्प्स की। जिसे मराठी में हम गालफुगी के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में गलसुआ भी कहते हैं। यहाँ पे गाल दोनों तरफ हमें सूजे हुए से देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बुखार हमें रोगियों के अंदर देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसके अंदर क्या-क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी की वजह से देखने को मिल सकते हैं, इसको बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हम क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और साथ ही साथ एंड में मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जो इस बीमारी में आपकी मदद कर सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ वो जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है वो भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, और इस तरह के होम्योपैथी से और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तुरंत देख सकोगे। तो चलिए बात करते हैं मम्प्स की, जिसे हम गलसुआ कहते हैं, कानफुगी कहते हैं। तो आखिर ये होती क्या है? दोस्तों, हमारे मुंह के आसपास में, हमारी जुबान के आसपास में कुछ ग्लैंड्स होती है, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, ये जो ग्रंथियां होती है, ये सलाइवा सिक्रीट करती है, जो हमारे मुंह को गीला रखती है, जिसे जिससे मुंह की हाइजीन भी मेंटेन होती है, मुंह से बदबू नहीं आती है, उस मसूड़े भी अच्छे रहते हैं, और हमारे डाइजेशन में भी ये सलाइवा हेल्प करता है। तो मेजरली मेजर और माइनर ग्लैंड्स हमें सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। इन ग्लैंड्स के अंदर, इन ग्रंथियों के अंदर यदि वायरल इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम इसे मम्प्स कहते हैं। तो अब मेजर ग्लैंड्स, मेनली जो सैलिवरी ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती है, वो 3 प्रकार की हमें देखने को मिलती है। एक जीभ के नीचे नीचे होती है, जिसे हम सबलिंगुअल कहते हैं। दूसरा सब मैंडिबुलर होती है, जो हमारे ठुड्डी के नीचे हमें देखने को मिलती है। और तीसरा हमें पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलती है, जो कान के पास में हमें सिचुएटेड देखने को मिलती है। यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती है। अब ये तीनों मेजर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ये अपना काम कर रही होती है, लेकिन जब वायरस इसके अंदर आ जाता है किसी कारणवश, तो ये सूज सी जाती है, बहुत ज़्यादा फूल सी जाती है, और इसी कंडीशन को हम मम्प्स कह के बुलाते हैं। ये जो बीमारी है मोस्टली हमको छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, ज़्यादातर छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन अभी ये 2-3 महीने में मुझे बड़े-बड़े लोग इस समस्या से जूझते हुए देखने को मिल रहे हैं। रीज़न नहीं पता, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हमें ये समस्या होती हुई देखने को मिल रही है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये बीमारी फैलती भी बहुत तेज़ी से है। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई छींक लेता है, या फिर बच्चा नैपकिन यूज़ कर लेते हैं एक-दूसरे की, या फिर कोई बर्तन एक दूसरे का यूज़ कर लेते हैं, तो एक से दूसरे में ये वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, और बहुत ज़्यादा हमें रैपिडली स्प्रेड होता हुआ ये बीमारी देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा रैपिड स्प्रेड होती है, बड़ों के अंदर भी ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो ये चीज़ हमें इस बीमारी के अंदर देखने को मिलती है। अब इसके लक्षण क्या-क्या हैं? तो लक्षण एक बता देता हूँ कि इसका जो ऑनसेट है वो 2 टू 3 वीक्स तक हमें देखने को मिल सकता है। यानी आज वायरस मेरे शरीर के अंदर गया तो 2 से 3 हफ्ते के बाद में इसके लक्षण हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों के अंदर तकलीफ यही होती है कि स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, एक बच्चे को यदि हो गया है, और वो जब तक उसे पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर ये वायरस है, तब तक के वो पूरे बच्चों के अंदर ये वायरस फैला सकता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को, एक क्लास में किसी एक को हुआ तो ज़्यादातर बच्चों के अंदर हमें ये वायरस आता हुआ देखने को मिलता है, और इसीलिए ये रैपिडली स्प्रेड होता है। अब लक्षण क्या-क्या हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले तो बहुत तेज़ सिर दर्द हमें देखने को मिलता है रोगी के अंदर, जिसके भी अंदर हमें गलसुआ हुआ है। दूसरा, बहुत तेज़ बुखार हमें देखने को मिलता है। रोगी बहुत ज़्यादा थका हुआ-सा महसूस करता है, बहुत ज़्यादा थकान हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ पूरे शरीर के अंदर, मांसपेशियों के अंदर हमें खिंचाव-सा महसूस होता है, दर्द-सा महसूस हमें रोगी के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ रोगी को भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगते, बच्चे खाना नहीं खाते यदि ये तकलीफ़, गलफुगी की तकलीफ़ उनके अंदर होती है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलता है, और जैसा कि मैंने बताया, यदि वायरस इसमें से किसी ग्लैंड के अंदर चले गया है, सबलिंगुअल, पैरोटिड, या फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर चले गया है, तो वहाँ पे जो भी ग्लैंड है जहाँ पे ये वायरस है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सूजन देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जाता है, जो कान के नीचे होता है, और इसीलिए मुँह पूरा
सूजा हुआ से देखने को मिलता है। यूनिलैटरल हो सकता है, यानी एक साइड में हो सकता है, या फिर दोनों साइड के अंदर हमें ये सूजन देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों साइड ही होगा, ज़रूरी नहीं है, एक साइड या दोनों साइड के अंदर हमें इस तरह की सूजन स्वेलिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन भी होता है, यानी वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो गर्म सा लगेगा, साथ ही साथ दर्द भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, धक्का भी सहन नहीं करते रोगी। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ रोगी जो होता है उसको खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब भी वो कुछ खाने जाता है या पीने जाता है तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है, निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रोगी को होती हुई देखने को मिलती है। और ये तकलीफ एक बार हो गई, समझो ये स्वेलिंग वगैरह यदि एक बार शुरू हो गई तो ये रहती भी है, 8-10 दिनों तक ये स्वेलिंग लास्ट करती है। तो 8-10 दिनों तक के इसके लक्षण हमें परसिस्टेंटली रोगी के अंदर रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि यदि इसे जल्दी ठीक नहीं किया तो इसके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मेनली पहले तो बता देना चाहता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत कम लोगों के अंदर फॉर्चुनेटली कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो रोगी की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ उसे सहन करना पड़ता है। सबसे पहले तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, अंडकोश के अंदर सूजन हमें देखने को मिलती है, जिसे हम ऑर्काइटिस कहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, गाल फूकी तो हुई है, लेकिन अंडकोश के अंदर अचानक से सूजन हमें देखने को मिलती है। कई बार इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होती हुई एडल्टहुड में देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, ऑर्काइटिस इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है। इसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन है पैनक्रियाटाइटिस। कई बार जो पैनक्रियास की ग्रंथि होती है उसके ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलती है, वो सूज जाती है, उसके अंदर दर्द, पेट के अंदर दर्द, कई बार बच्चे बोलते हैं गाल-फूकी के साथ। तो ध्यान रखें कि वो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन इसका हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ मेनिंजाइटिस इसका नॉन कॉम्प्लिकेशन है। मेनिंजाइटिस यानी जो हमारे ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको मेनिंजस बोलते हैं। कई बार वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन पहुँच जाता है और वहाँ पे मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। लास्टली कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये पैरोटिड ग्लैंड स्वेल होने की वजह से कान के ऊपर भी इसका विपरीत परिणाम होता हुआ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सुनने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। तो हियरिंग लॉस हमें कई लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन हमें मम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इससे बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो एमएमआर वैक्सीन आती है, जिसके अंदर मीज़ल, मम्प्स और रूबेला ये 3 बीमारियाँ कवर होती है। ये वैक्सीन मोस्टली इस बीमारी से बचा लेती है। लेकिन हाल-फिलहाल में हुआ ये है कि जहाँ तक मैंने सुना था, एक पेपर के न्यूज़ के अंदर देखा था कि एमएमआर वैक्सीन का कॉस्टिंग ज़्यादा आता था, तो गवर्नमेंट ने एमएमआर की जगह एमआर कर दिया। उसमें से मम्प्स का कंटेंट निकाल दिया और मीज़ल्स और रूबेला का कंटेंट रख दिया और एमआर वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। शायद इसी वजह से हमें मम्प्स के ज़्यादा केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं। ये 8-10 साल पहले हुआ है शायद, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहीं तो भी न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था कि ऐसा हुआ है। तो माइट बी द रीज़न कि एमएमआर वैक्सीन ना मिलने की वजह से शायद मम्प्स का टीका ना हो पाया हो रोगियों का, और इसी वजह से मम्प्स के ज़्यादा रोगी हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा चीज़, बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि यदि आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे सूजन देखने को मिल रही है, बुखार आया है, तो खट्टी और ठंडी चीज़ें खाना पूरी तरह से अवॉइड करें। खासकर बच्चों के अंदर ध्यान रखना है इस चीज़ का। बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, नहीं सुनते हैं, खट्टे और ठंडी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। लेकिन उनकी ज़िद के सामने आपको झुकना नहीं है, उन्हें स्ट्रिक्टली खट्टे और ठंडी चीज़ें नहीं देना है, ये अवॉइड करना है, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन वहाँ का और बढ़ सकता है और तकलीफ़ उन्हें ज़्यादा हो सकती है। साथ ही साथ गुनगुने पानी का कुल गरारे कर सकते हैं। गुनगुने पानी के अंदर नमक डाल के बच्चों को गरारे कराएँ, या जो भी रोगी है उन्हें गरारे कराएँ, तो उसमें काफ़ी हद तक हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रिवेंटिव स्टेप्स हम कर सकते हैं, बचावात्मक कार्य कर सकते हैं, जिससे इस तकलीफ से हमें थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की, कौन-कौन सी वो दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में हमें मदद कर सकती है, हमें काम आती है। तो सबसे पहली दवा है पैरोटिडिनम। पैरोटिडिनम एक ऐसी दवा है जो यदि आपको शुरुआती लक्षण देखने को मिल रहा है कि गलफगी हुई है, या फिर जिसे हम गलसुआ कहते हैं वो हो रहा है, और सूजन सी आई है, गाल के अंदर दर्द हो रहा है रोगी को, तो पैरोटिडिनम 1 एम के 2-2 बूंद आप देना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर क्लार्क का कहना है कि यदि आप पैरोटिडिनम इनिशियल स्टेज के अंदर रिपीटेडली देते हैं तो बहुत जल्दी इसका असर हमें देखने को मिलता है, और इसका जो ड्यूरेशन है बीमारी का वो कट शॉर्ट हो जाता है। तो ये डॉक्टर क्लार्क का रिकमेंडेशन है पैरोटिडिनम 1 एम।
आपको यदि इनिशियल सिम्टम्स देखने के बाद देना है तो आप रिपीटेडली दे सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रिवेंटिव के फॉर्म में भी कई लोग इसे प्रिफर करते हैं देना, यूज़ करते हैं, तो इसे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन देना है, सुबह शाम 2-2 बूंद देना है। यदि आपको लग रहा है कि आपके आसपास में बहुत ज़्यादा रोगी इसके देखने को मिल रहे हैं और आपको ये रोग नहीं होना चाहिए, तो एक प्रोफिलैक्टिक के फॉर्म में आप पैराटिडम 1 हफ्ते में एक दिन 2-2 बूंद सुबह शाम लीजिए, कंटिन्यूअसली लीजिए तब जब तक आपको लग रहा है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा रोगी है। इसकी दूसरी दवा जो है वो है, 2 दवाइयाँ मैं कहूँगा, 2 दवाइयाँ हम इस केस में दे सकते हैं। एक है बेलाडोना 30 और दूसरा है मर्क आयोड 30। अब ये ऐसे रोगियों के अंदर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ होने उनके अंदर हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा दर्द से रोगी करा रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से गाल सूजा है, खासकर राइट साइड का गाल यदि सूजा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लालपन हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म है जगह, लोकली बहुत गर्माहट महसूस हो रही है, वहाँ पे हाथ लगा के देखा तो बहुत ज़्यादा गर्माहट है और बहुत ज़्यादा सिर दर्द है रोगी को। और तो ये सभी लाल लाल हो गया है, चेहरा पूरा लाल हो गया है, फ्लशेस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सभी लक्षण यदि गालफुकी के अंदर या फिर गलसुआ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं तो इन दोनों दवाइयों को हम दे सकते हैं। बेलाटोना 30 और मर्क आयोड 30 को आधे-आधे घंटे से हमें अल्टरनेट करके ऐसे रोगियों को देना है। तो आप देखोगे कि ये जो एक्यूट फेज़ है वो बहुत ही जल्द हमें कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिलता है। 4 से 5 घंटे के अंदर ये फेज़ कंट्रोल में आ जाती है। इसकी अगली दवा है फाइटोलैका 30, बहुत अच्छी दवा है। यदि किसी का जो गालफुगी या गलसुआ है उसका जो ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, ऐसा हाथ लगाने के बाद में नरम नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पत्थर रख दिया है किसी ने गाल के अंदर। ऐसा यदि हार्ड ट्यूमर आपको फ़ील हो रहा है तो आप वहाँ पे फाइटोलैका 30 दे सकते हैं। फाइटोलैका 30 की 2-2 बूंदें आपको कंटिन्यूअसली 10 से 15 दिन तक के देना है। अब इसकी एक और दवा है जो है पल्सेटिला 30। ये ऐसे रोगियों के अंदर जहाँ पे इस तकलीफ की वजह से, मम्प्स की वजह से कान के अंदर हमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है, कान के अंदर दर्द देखने को मिल रहा है, कान का इन्वॉल्वमेंट यदि हो जाता है तो सुनने में तकलीफ होती है रोगी को। तो ये सभी लक्षण यदि देखने को मिलता है मम्प्स के अंदर तो आप पल्सेटिला 30 ऐसे रोगियों को दे सकते हैं। पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार आपको देना है और कंटिन्यूअसली 10 से 15 दिन तक यदि आप देते हैं तो हमें इस बीमारी में आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो मम्प्स के बारे में, जिसके काफ़ी रोगी हमें देखने को मिल रहे हैं। आपके आसपास में यदि कोई रोगी देखने को मिलते हैं और आपको लक्षण जो मैंने यहाँ पे बताया वो मैच होते हुए देखने को मिलते हैं तो ज़रूर इन होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही जाते-जाते कहूँगा कि होम्योपैथी में लक्षणों को बहुत ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, इसीलिए यदि आपको लक्षण थोड़े बहुत अलग लग रहे हैं या भिन्न लक्षण लग रहे हैं, मैंने जो यहाँ पे बताया उससे कुछ हटके आपको सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप एक नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलिए, उनके मार्गदर्शन में ये दवा लीजिए। तो हो सकता है इसके अलावा भी कोई और दवा उन्हें सूट हो या और दवा इंडिकेटेड हो जिससे उन्हें आराम हो जाए। तो चलिए दोस्तों ये थी हमारे आज का वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ डिटेल में कवर करने की कोशिश की थी, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं बना सकता, आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।